ओके। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया कि ये बुक कैसे आपने यूज करनी है, क्या इसमें से यूज करना है क्या नहीं करना, जो आपके काम की चीजें है ना जो मैंने आपको बताई है। ओके मैम। हैंड ओवर नहीं करनी, स्पेशली किसी क्लाइंट के हैंड ओवर नहीं है। और ओके मैम। ऐसे समझे कि ये मेरी एक अमानत है आपकी तरफ, बिकॉज आप मेरी स्टूडेंट हैं आप। और मुझे मैं ये नहीं चाहती कि आप भाई अगर मुझसे आपने कुछ सीखा तो आप मेरे पे ही डिपेंडेंट हो जाए। आपको ये मैं हैंड ओवर कर दूंगी, आप इसको यूज कर सकती हैं। जो चीजें आपने आपके काम की थी वो आपने इसमें आप पढ़ चुकी हैं। ठीक है, जो ओके मैम। काम की नहीं है वो मैंने आपको बताया, बिकॉज जब भी एक मैनुअल बनता है उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्रीज होती हैं, कुछ अदर एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते, और दो आप उनको स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके मैम। उन्होंने आपको एक गाइडलाइन दिया। मेन मैंने आपको बताया था माइंडफुलनेस डीबीटी का रूह रवा है, और सबसे पहले उन्होंने आपको माइंडफुलनेस का ही बताया। माइंडफुलनेस ओके। आप करते कैसे हैं? जजमेंट नहीं करनी, एक्सेप्टेंस दिलवानी है, प्रेजेंट मोमेंट, माइंड और बॉडी को किस तरह से रेगुलर बेसिस पे वो लेके जाते हैं। ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तमाम चीजें जो उस बंदे ये मतलब ये हर डिसऑर्डर के अंदर ये चीजें होती ही होती हैं। डिप्रेशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता ही है। बिकॉज जब भी स्ट्रेस ये इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो ये नेचुरल होता है कि इंसान डिप्रेस हो जाता है, लो मूड होता है, उसका लेथार्जिक हो जाता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बॉडी पेन्स होते हैं। इस तरह की चीजें हर बंदा फेस कर, सोमैटिक सिम्टम्स होती हैं, मतलब हर डिसऑर्डर के साथ सोमैटिक सिम्टम्स होती हैं। ओके जरूरी मैम। नहीं कि सोमैटिक सिम्टम्स के साथ मेंटली इलनेस हो, लेकिन मेंटल इलनेस के साथ सोमैटिक सिम्टम्स हो सकती हैं। अब एक बंदा जो है अगर उसको चोट लगी है तो उसको कोई मेंटल इलनेस कॉज नहीं कर सकते, आप उसको सोमैटिक सिम्टम्स में ही काउंट कर, अनटिल अनलेस के वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ ना चला जाए, कन्वर्जन की तरफ ना चला जाए ना, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसको कहते हैं, मतलब अपने आप को इतना बीमार समझना या कुछ ऐसा ऐड कर देना, मिलिंगरिंग करते जाना। मिलिंगरिंग का पता होगा, मतलब ऐसी सिम्टम्स बताना कि जो उसमें नहीं है, मतलब अपने आप को बीमार, एग्जीजरेशन कर मतलब। जबरदस्ती का बीमार करना ना अपने आप को। यस मैम। तो वो ये मिलेंगे, मतलब वो ओके। चीजें इसके अंदर ऐड कर देते हैं, फिर डिप्रेशन शो करते हैं, एंजाइटी शो करते हैं, स्ट्रेस शो करते हैं। लेकिन अगर इन केस किसी बंदे को डायग्नोज होता है कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली उसको सोमैटिक सिम्टम्स आएंगे, शिवरिंग होने लग जाती है, कोल्ड फ्लैशेस आते हैं, फेस रेडनेस, मतलब ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर ना, पैनिक हो जाना, सोमैटिक सिम्टम्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो यस मैम। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो जो थॉट्स की वजह से उसका आ रहा है ना, रनिंग थॉट की वजह से रोमिनेशन हो रही है, उसको आपने किस तरह से काउंट करना है, व्हाट टू डू, किस तरह से स्टार्ट करना है विद काम डाउन पीस। ये एक्चुअली माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है। माइंडफुल जहां मैं हाईलाइट करूंगी वहां देखिएगा, ओके मैम। नजर आ रहा है? यस मैम। द माइंडफुल मोमेंट अच्छा comes when you notice your mind wandering, simply bring your attention back to your anchor। आपका ओके। माइंड रोमिनेट कर रहा है डिफरेंट थॉट्स को, लेकिन प्रॉब्लमेटिक सिर्फ एक चीज है, अब उसके आगे वो सिनेरियो खुद बनाई जा रहा है, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, मतलब ओवर थिंकिंग करके अपने आप को रिलैक्स यस। नहीं करना, तो आपने उस एक चीज पे उसको स्टे करवाना है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि इधर उधर भागती हुई चीजों में से सिर्फ वो चीज उसको कहना है, वो चीज पकड़ो जो कि प्रॉब्लमेटिक है। और फुल बॉडीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, 5 to 5 सेशंस होती हैं। वो मैंने उस दिन आपको बताया था, कोई आवाज भी हो सकती है, कोई मेंटल इमेज भी हो सकता है, कोई थॉट भी हो सकती है, कोई स्मेल भी हो सकती है, बैड फ्रेग्रेंस हो सकती है, कोई ऐसी टच सेंसेशन हो सकती है, स्पेशली ये जो बुलिंग के केसेस होते हैं, हरासमेंट के केसेस होते हैं, उनमें कोई ऐसी टच सेंसेशन हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, स्पेशली गर्ल्स, या इवन बच्चे भी, अगर आप देखें बॉयज में भी ये चीज होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 साल के, उनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। उनको अगर कोई इस तरह से बैड टच हो तो वो बहुत, अब मैंने आपको बताया कि माइंडफुलनेस हर डिसऑर्डर के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यस थॉट मैम। तो हर डिसऑर्डर के अंदर आ रही, रुमिनेशन, जैसे ओसीडी के अंदर बहुत ज्यादा आ रही होती है, डिप्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा आ रही होती है।
एंजाइटी में आ रही Yes. होती है, तो उनके अंदर आप माइंडफुलनेस, अब प्रॉब्लम क्या है वो आपका क्लाइंट आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने माइंडफुलनेस उसको कैसे करवानी है वो भी आपको पता होगा। मतलब कि उस वैंडरिंग थॉट को आपने पकड़ना है और उससे आपने काम करना है। इसका जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता दूंगी। Okay. कहाँ पे है ये उन्होंने अपनी चीज की हुई है, ये थोड़ा मुश्किल मैनुअल नहीं है लेकिन आप इसको गो थ्रू कर लें। अब ये देखो, Okay. ये उन्होंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल, ये आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कि मंडे वाले दिन उसने क्या किया या कहाँ पे उसको थॉट आई कोई जो भी प्रॉब्लमेटिक थी। Okay. फॉर्मल प्रैक्टिस में उसने क्या किया, वो 10 मिनट के लिए बैठा अपने सोफे पे और फिर उसने क्या किया कि फोन पे या टीवी पे थोड़ा सा उसने फोकस किया या नहीं किया, और उसने ब्रीदिंग पे फोकस किया, मतलब अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। अब इनफॉर्मल प्रैक्टिस क्या थी, पेड अटेंशन वाइल ब्रशिंग टीथ, मतलब क्या किया, Okay. क्या मतलब है इसका, क्या वो अब काम, हालांकि वो ब्रश कर रहा है तो, Mm-hmm. लेकिन वो उस पे ही इतना ज्यादा फोकस करी जा रहा है, रगड़ी जा रहा है, रगड़ी जा रहा है, रगड़ी जा रहा है, रगड़ी जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली ब्रश कोई पर्सन कितना टाइम करता है, 1 मिनट हो सकता है, लेकिन वो, Yeah, 2 to 3. हाँ, वो उस सिचुएशन में वो ब्रश करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो रिस्पॉन्स क्या था कि एक ही चीज पे वो स्टक हो गया, फिजिट हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाना, ऐसी फीलिंग्स आना कि आप इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज से, एकदम से चिढ़ जाना जिसको कहते हैं। वो कोशिश Okay. करता है, वो कोशिश करता है कि मैं छोड़ दूं इस चीज को। मतलब ये होता है कि जैसे कोई बंदा मूड हो रहा है तो वो मुंह पे पानी डाल ही जा रहा है, डाल ही जा रहा है, डाल ही जा रहा है, मुंह पे ज्यादा से ज्यादा 3 दफा पानी डाल दे आप तो आपका मुंह साफ हो जाता है, लेकिन वो ब्रश कर ही जा रहा है। अब उसका रिस्पॉन्स ये था कि वो सोची जा रहा है उस चीज को, उस थॉट को, उस प्रॉब्लम को सोची जा रहा है। उसने कोशिश भी की Okay. है कि वो ना सोचे इस चीज को, लेकिन वो नहीं कामयाब हुआ। ये उसका रिस्पॉन्स था। फिर ट्यूसडे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक थॉट आती है उसको, तो वो उसके बाद की सिचुएशन लिखता है, फॉर्मली उसको क्या करना चाहिए था और इनफॉर्मली उसने किया क्या। सही, फॉर्मली उसको क्या करना चाहिए था और इनफॉर्मली एक्चुअली उसने क्या किया, और फिर उसका रिस्पॉन्स Okay. क्या था। अब वो यहाँ पे Okay. फर्स्ट तो यही कह रहा है ना कि मैं 10 मिनट के लिए बैठ जाता टीवी पे, सॉरी काउच पे, और मैं फोन और टीवी को ना करता और मैं सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करता, ब्रीदिंग थ्रू ब्रीदिंग इन एंड आउट, रिलैक्सिंग टेक्निक है ना, ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ या Mm-hmm. ब्रीदिंग क्या आप उसको कह लें। फॉर्मली उसको ये करना चाहिए था, बट व्हाट ही डिड इज इनफॉर्मल प्रैक्टिस। आप इसको अभी आप कहीं लिख ले इस का, कि फॉर्मल प्रैक्टिस मीन कि एक्चुअली उसका डू क्या था, और इनफॉर्मल व्हाट ही डिड, और रिस्पॉन्स उसके बाद, उसका रिस्पॉन्स आया उसको करने के बाद। Okay. समझ आ गई इस चीज की आपको। मैम तो एक दफा दोबारा रिपीट करें ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रैक्टिस. फॉर्मली उसको करना क्या चाहिए था उस सिचुएशन में, Okay. ये जो शीट है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आप उसको माइंडफुलनेस के बाद कराते हैं या पहले कराते हैं, मोस्टली बाद में करवाते हैं क्योंकि उस वक्त आप उसको माइंडफुलनेस सिखा चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि शुरू में उसकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आप उसको Okay. माइंडफुलनेस पे लेके आते हैं कि देखो इसका फॉर्मल जो रिस्पॉन्स था वो ये होना चाहिए था कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम देते, 10-15 मिनट, फोन भी नहीं देखते, टीवी भी ना देखते, कुछ ऐसा ना देखते जहां पे आपका दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और फोन और Mm. टीवी पर आपका माइंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, अट्रैक्टिव होता है ना इंसान के लिए, फोन आप 2-2 घंटे यूज करते रहे बैठ के, अट्रैक्टिव होता है। लेकिन और अपने आप को उसको डीप ब्रीथ करवानी चाहिए थी, लेकिन उसने ये नहीं किया, बल्कि उसने इनफॉर्मली कोई प्रैक्टिस की। उसने कहा कि मैं टीथ ब्रश कर लेता हूँ, या कोई और उसने ऐसा काम कर दिया, मतलब उस परेशानी के अंदर ही वो कोई ऐसा काम शुरू कर देता है, बजाय अपने आप को रिलैक्स Okay. करने के। उसकी इनफॉर्मल प्रैक्टिस हो गई ना, उसने Uh-huh. उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया कि अब वो ब्रश करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसको छोड़ भी नहीं रहा, और उसको इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, और उसको लाइक वो टेस्टेड द मिंटी टूथपेस्ट, वो इवन कि उसको टेस्ट भी कर लेता है, हो सकता है मुझे, क्योंकि मैंने कहा ना सेंसेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर,
टच है, टेस्ट yes, है, स्मेलिंग है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, हेयरिंग है, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। तो वो फिर क्या करता है, वो एक इररिस्पॉन्सिव सा रिस्पॉन्स दे देता है कि वो अपने आप को मतलब वो टूथपेस्ट जो है वो उसको खाता है या उसको चखने की कोशिश करता है। नॉर्मली एक पर्सन ऐसे नहीं करता। या आपको लगता है कि ये फॉर्मल प्रैक्टिस होती है? नहीं होती। ये ये इनफॉर्मल इनफॉर्मल, प्रैक्टिस। इनफॉर्मल के बाद उसका रिस्पॉन्स था ये। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये आप उससे ले लेते हैं कि एक्चुअली कितनी दफा एक वीक में उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो वहां पे फिर आप उसको गाइड क्या करते हैं कि इस रिस्पॉन्स की बजाय आपने क्या करना है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके। समझ आई आपको? यस मैम। ये आपके काम की चीजें हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब उसने एक्सरसाइज की है या नहीं की है। अब वही सिंगल मोमेंट है कि माइंडफुलनेस किस तरह से काम करती है, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये एक्चुअली इसका मेथड है। फाइंड अ क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस टू सिट वेयर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड। जब क्लाइंट हमारे पास होता है क्लिनिक में तो वहां तो हम उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, लेकिन जब वो घर पे होता है तो तब डेफिनेटली हम एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कि आप उसको दे सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी आप उससे पहले ले लेते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन है जो कि प्रॉब्लमेटिक है और उसका इम्पैक्ट क्या है आपके ऊपर, ताकि आप उस थॉट को आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आप बोलेंगी। इन केस के जब आप उसको सजेशन दे रही हैं कि आप ये थॉट आ रही है, आप सिर्फ कहेंगी प्रॉब्लमेटिक थॉट, आगे वो खुद ही समझ जाएगा कि मेरी क्या थॉट है। बाद में आप जरूर उसके साथ डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट आपने उसको रिमाइंड नहीं करवाना कि तुम्हारी ये प्रॉब्लमेटिक थॉट थी। ठीक है। इंक्रीजिंग योर ओके मैम। अवेयरनेस ऑफ फिजिकल सेंसेशन। फिजिकल सेंसेशन पे इम्प्रूवमेंट किस तरह से लेके आनी है कि आप ब्रीथ जो इन एंड आउट करिए, आंखें क्लोज होनी चाहिए, आपका आपकी जो बैक है स्पेशली वो किसी कंफर्टेबल पोजीशन पे होनी चाहिए। आपकी सेंसेशन प्रॉपरली काम कर रही हो, आपके हाथ पाँव मतलब उनमें से ये ना हो कि टांग सोई हुई हो, हाथ सोया हो और वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं होगा। मतलब कि बॉडी पूरी उसके नोटिस में हो कि मेरी बॉडी ठीक है, कोई और मसल टेंशन तो नहीं है। क्योंकि अगर मसल टेंशन जिस तरह से होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कंप्लेन करने करते हैं कि मेरे सर में दर्द होने लग गया, हो सकता है कोई और मसल उनका कॉन्ट्रैक्शन हो कि अगर वो सीधा लेटे उसके बाद वो उठ ही ना सके, तो फिर हमें माइंडफुलनेस करानी महंगी पड़ जाएगी उसको। तो ये सारी चीजें आपने फिजिकल सेंसेशन के बारे में उससे पूछना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब हार्ट बीट इंक्रीज भी हो सकती है, कोल्ड फ्लैशेस आ सकते हैं, क्योंकि वो थॉट पे डिपेंड करता है। जितनी प्रॉब्लमेटिक थॉट होगी उतना ही फिजिकल रिस्पॉन्स भी आएगा उस पे। हो सकता है उसका ओके। मतलब फेस रेड होना शुरू हो जाए, कोई भी इस तरह की जो है इंटेंस किस्म की सेंसेशन आ सकती है उसको। तो ये आपको ओके। पता होना चाहिए। ये वो तमाम प्रोसीजर है जो कि आप करेंगे और आप देखेंगे, नोटिस करेंगे। ओके। यहाँ पे ये रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने आपको बताया कि उससे पहले आपने उसको रिलैक्स कैसे कराना है। अगर वो सर दर्द की शिकायत कर रहा है, वो कहता है मेरे बाजू में दर्द है, मैं काउच पे ऐसे कभी लेटा नहीं है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता से उसको कहते हैं कि ये जो दर्द आपको हो रहा है ये आपकी टांग से नीचे होता हुआ आपके पाँव की तरफ आ गया और उंगलियों की तरफ जाता जाता ये बाहर निकल गया, गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो एक्चुअली वो फील करता है कि वाकई वो जो टिंगलिंग की सिचुएशन थी वो खत्म होती जा रही है। ठीक है। और उसके बाद ये आप उसके रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं कि आपने ओके। उस दौरान वाकई ऐसा कुछ फील किया था या नहीं किया था, और वो आपको कहेगा मोस्ट प्रोबेबली कि यस। व्हाट सेंसेशन दैट सरप्राइज यू, उसको अच्छा लगा कुछ या कुछ बहुत बुरा लगा। क्योंकि ये सारे रिस्पॉन्सेज वो हमें एक्सरसाइज के बाद ही दे सकता है। आप उसके साथ है कंफर्टेबल थे अनकंफर्टेबल थे, अगर रिलैक्सिंग होगा तो वो डेफिनेटली उसने कहना रिलैक्सिंग था, कंफर्टेबल। और अगर वो नहीं था तो उसने कहना अनकंफर्टेबल। इमोशन फीलिंग्स क्या थे, होता है ना, मतलब कुछ लोग वो इसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते, वो इतनी अटेंशन नहीं पे करते, तो वो कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बैड था, अच्छा था, गुड था, ये था, वो था, वो कोई भी आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे शायद वो ऐसा ही रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन थ्रू आउट प्रैक्टिस के साथ वो फिर इजी हो जाते हैं। ओके। बाकी ये बेशक आप उनसे ना करें, जरूरी नहीं कि हर आप उसके बाद उससे लेते रहें।
यूजिंग विजुअलाइजेशन टू ऑब्जर्व द थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट जजमेंट। ये प्रोसीजर ये आपके लिए है मोस्टली, कि आप ओके। अगर वो इनकेस आपको थॉट बता देता है अपनी, पहले तो आपने पूछना नहीं है उससे, इनकेस वो बता भी देता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है कोई और थॉट हो जो कि, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड है। हो सकता है कि उसको तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आपका तो आप इन सिम्टम्स के साथ मेरे पास आए थे तो ये कहाँ से आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑफिस वर्क भी होता है, वर्कलोड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसको परेशान कर रही होती है और वो हमारे प्रोसेस पे इफेक्ट करती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने उसको बताना है। तो वो थॉट कोई भी हो सकती है, उस पर जजमेंटल नहीं होना, ना आपने ना उसने। तो उसके लिए प्रोसेस आपने ही करवाना है। ओके मैम। वहां पे सेंसेशन से रिलेटेड था, यहाँ पे थॉट से रिलेटेड है। ठीक है, क्या थॉट थी, ओके। क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह से उसने क्या इम्पल्सिस क्रिएट की उसने यहाँ पे। अब इम्पल्सिव से क्या कुछ फील किया, नहीं किया। भागने को दिल तो नहीं चाहा उठ के, ये दिल तो नहीं किया कि बस मैं लेटा रहूं, यानी कि इम्पल्सिव अर्जेस है। क्या काम करने के दिल का हो सकता है, उसका दिल करे मैं आंखें खोल लूं, या जो आवाज आ रही है मैं उस पर रिस्पॉन्स करूं। लेकिन उस वो नहीं किया, उसने नहीं किया। तो ये वो अर्जेस है कि उसका क्या दिल किया था उसके दौरान में। ऑलराइट। स्माइल टू डिक्रीज जजमेंट एंड मैनेज रिएक्शन, वही है कि रिएक्शन करने का उसका दिल किया लेकिन उसने नहीं किया, कोई ऐसी थॉट हो सकती है यहाँ पे आप। ओके। तो फिर इसके बाद आप उससे ये वाला जो है ना डीटीआर, आप उसको कह सकते हैं व्हेन जजमेंट हैपेंड। अब ये जजमेंट कौन सी है, आफ्टर, मतलब एक थॉट आई थी उसके माइंड में जिसपे आपने उसको एक्सरसाइज कराई है, लेकिन वो जरूरी नहीं ओके। एक ही दफा से वो निकल जाएगी, क्योंकि ये बार बार आपने उसको करवानी है माइंडफुलनेस, जब तक कि वो थॉट ऐसे ना हो जाए कि उसको तंग किए बगैर वो उसके दिमाग से निकल जाए, या अगर वो थॉट दोबारा उसके दिमाग में या वो बात आती भी है तो उसको एनजाइटी क्रिएट मत करे। क्योंकि एनजाइटी, कैसे पता चलता है कि एनजाइटी खत्म हो चुकी है इस बंदे के अंदर, जब भी वो चीज उसको याद आती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में था, वो किसी भी रिएक्शन के बगैर गुजर जाए, वो उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो आप समझ सकते हैं कि इस बंदे की एंजाइटी खत्म हो गई है। अगर वो थॉट माइंड में आती है, उसको गुस्सा आ जाता है, कोई भी वो रिस्पॉन्स दे देता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, सोमैटिक भी हो सकता है, फिजिकली कुछ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली, तो तब तक वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, वो उसकी एंजाइटी अभी तक है। लेकिन अगर वो ओके। उसको थॉट आती है और वो किसी भी रिएक्शन के बगैर, उसको तंग किए बगैर वो उसको लेट गो कर देता है, तो वहां उसकी एंजाइटी खत्म होती है। अब वो जजमेंटल थॉट क्या थी, जजमेंटल थॉट आप इतना नहीं यूज करते, मतलब वर्ड जजमेंटल बस थॉट ही भी यूज करते हैं मोस्टली। वो कहता है कि ओके। मंडे को 7 बजे कहाँ पे थे, घर पे थे। सिचुएशन दैट लेड टू जजमेंट, क्यों आ गई, कौन सी ऐसी ट्रिगर क्या था। आई couldn't गेट आउट ऑफ बेड इन टाइम टू गो टू द जिम बिफोर वर्क। अब देखें, वो जिम भी जा रहा है, मतलब उसके बाकी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन वो उठा नहीं है, ओके। काम ट्रांसफर है, वो जिम नहीं गया। अब वो जजमेंट पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, यहाँ पे वो नेगेटिव थी। आई एम सो लेजी, नो वंडर आई कांट लूज वेट, नेगेटिव है। ठीक है, जजमेंटल थॉट कोई भी हो, थॉट मैंने आपको कहा कोई भी हो सकती है, अच्छी भी बुरी भी, सेंसेशन से रिलेटेड, किसी से भी किसी भी चीज से, मतलब स्टूपिड स्टूपिड सी चीजें भी निकल के आती हैं सामने, तो मतलब यही कि जजमेंटल नहीं होना कि भाई ये क्या है, लेकिन उसको ये सोचा उसने क्योंकि उसकी थॉट का इशू चल रहा है, तो वो ओवर थिंक कर रहा है या उसको वो सिनेरियो में लेके जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक आधा दिन वो उठा, अब यहाँ पे अगर ये मंडे को भी यही होता, ट्यूसडे भी को भी यही होता, और वेडनेसडे को भी होता, थर्सडे तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन मंडे को अगर सिर्फ 7 बजे थॉट आई है तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम्म। एक दफा अगर तो, एक दफा आई है तो हाँ मतलब उसने एक दफा ही लिखा है ना कि वो बेड पे सोया रहा और वो गया नहीं है। मैम फिर ये थॉट प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि उसको बार बार बॉदर नहीं कर रहे। लेकिन उसने इसको जज किया ना, मतलब वो जजमेंटल हो गया। यही तो हमने उसकी चीज खत्म करानी है कि एक दफा से उन्हें कुछ नहीं होता। तो अब उसने ओके। अपने ओके। आप के ऊपर क्या लगा लिया टैग कि मैं लेजी हूँ और मैं अपना वजन कम नहीं कर सकता। मतलब एक ओके। दिन उसने मिस किया, एक दिन जिम न जाने से मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ओके। अगर यही रिपीट होता है, मतलब मंडे को भी हो गया, ट्यूसडे को भी, थर्सडे वेडनेसडे, तो फिर ये आप इसको जज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक हो, समझ आई? फिर आप यस उसको मैम। काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफा है तो फिर आपने उसको वही लेट गो कराना है कि आप ऐसी चीजों पे फोकस मत करें जो कि आपकी किसी काम की नहीं है। इस तरह तो हजारों थॉट्स आती है इंसान के दिमाग में, तो आप हर थॉट पे तो सोच नहीं सकते बैठ के, और हर थॉट पे आप अपने आप को स्टिग्मेटाइज तो नहीं कर सकते। परफॉर्मिंग टास्क विद अटेंशन, इंटेंशन, मतलब कि जो इंटेंशन है, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, आप उसको रखें। पायलटिंग नहीं करनी। पायलटिंग क्या है कि एक थॉट भी आ रही है, दूसरी भी आ रही है उससे रिलेटेड, फिर उससे रिलेटेड, फिर आगे से आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, नहीं, अंदर से अंदर चीजें निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। पायलट मतलब रोमिनेट हो रहा है, ऊपर फिर ही जा रहा है बंदा, हर चीज के ऊपर फिर रहा है, फिर रहा है, फिर रहा है। तो वो डिस्ट्रैक्ट करती है काम से भी ऑफ कोर्स। जब चीजें दिमाग में इतनी सारी स्ट्रक हो जाती हैं, तो परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली उनके जो है इफेक्टिव होता है। व्हाट टू डू, टास्क उससे कहें कि चूज कर लो जो भी करना है आपने एवरी डे। अब ये एवरी डे से रिलेटेड है। खाना बंदा रोज खाता है, नहाता रोज है, ब्रश रोज करता है, उसमें से किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वो टूथ ब्रश करी जा रहा, करी जा रहा, करी जा रहा, या इवन कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई ऑफिस वर्क है, ऑफिस के लिए हमेशा लेट हो जाता है, ये भी उसका एवरीडे टास्क है। कोई भी चीज है जो कि एवरीडे में उसकी परफॉर्मेंस, तो उनको किस तरह से आप चेंज करते हैं, किस तरह से आप लाइन में लेके आते हैं, अलाइन करना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक ओके। है, ये आप उसको दे सकती हैं कि वो लिखे, या आप खुद भी लिख के उसको दे सकते हैं। ये जो परफॉर्मर्स हैं, मोस्टली एक दो सेशन में आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। वो क्लाइंट आपको, हो सकता है वो बहुत एजुकेटेड बंदा हो, उसको ये सारी चीजें समझ में आए। अगर आपका क्लाइंट नहीं समझ सकता तो आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, आप इसी परफॉर्मा को उर्दू में ट्रांसलेट करके अपना बना लें, उसको बना के दे दें, बेशक कंप्यूटर पे बना लें या लैपटॉप पे, या आप उसको बाय हैंड भी बना के दे सकते हैं ब्लैंक पेज पे। जैसे हम लोगों ने जितने भी डीटीआर बनाए हैं, क्योंकि हमें वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बनाने पड़ते थे, हम हाथ से डीटीआर बनाते थे, हमने आज तक भी कोई भी एक डीटीआर जो है वो यूज नहीं किया, मतलब ओके। डिजिटल या एनालॉग स्केल, क्योंकि वो वेरिएशन इतनी ज्यादा होती है हर क्लाइंट में, बस आपको बनाने का तरीका आना, मतलब पता होना चाहिए। तो अगर ये आप नहीं यूज कर सकते, आप इसको देख के अपना उर्दू में बना लें। ठीक है, या इजी वर्डिंग जो आप उससे लेना चाहते हैं, सिचुएशन, इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सिचुएशन लिख दें, जजमेंटल थॉट लिख दें, रिस्पॉन्स लिख दें, रिएक्शन लिख दें, उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने क्या क्या लिखा है। इजी, ओके। इजी माइंड के साथ, इजी माइंड है ओके। बट माइंडफुली। इजी माइंड को हम वाइज माइंड को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, व्हाट टू डू, यस। व्हाट टू डू। माइंडफुल स्किल, टास्क प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। रेपिटेशन करनी है पॉजिटिव टास्क की, पॉजिटिव स्किल की, माइंडफुलनेस स्किल्स की। ठीक है, यू माइट नॉट फील एनी डिफरेंट एट फर्स्ट बट कीप ट्राइंग। वही बात है कि फर्स्ट पे वो आपको कोई बैड रिस्पॉन्स भी देंगे, वो कभी कभी तो क्लाइंट मुंह पे बोल के चले जाते हैं कि ये मुझे क्या कराया आपने, तो मतलब ऐसा भी रिस्पॉन्स होता है उनको। लेकिन आप, अगर वो ट्रूली उस चीज को चेंज करना चाहता है, तो फिर आपने उसको ये बताना है कि फर्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बल्कि आप माइंडफुलनेस से पहले, पीएमआर से पहले आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, उसको साइको एजुकेट करते हैं कि ये मेंटल मसल्स होते हैं, उनके लिए बड़े जरूरी है, या आपको रिलैक्स करने के लिए सही होगा। तो आप जैसे उसको बताएंगे, क्लाइंट जो है वो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की बात उसको लगता है कि वाकई वो ठीक कर रहा है, वो मान भी जाता है। ठीक है, अब ओके। किस तरह से काम करता है वाइज माइंड, वही है कि बैलेंस और रैशनल, इमोशनली नहीं, इमोशनली है कि अभी चाहिए, और रैशनल है, लॉजिक है, डिलेड भी हो सकता है। वाइज माइंड दरमियान का रास्ता निकालता है। जैसे अब वो जिम पे नहीं जा सका, तो अब वाइज माइंड को कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, मैं कल चले जाऊंगा। और आज अगर मैंने अपना सेशन मिस कर दिया, तो हो सकता है मैं कल उसके थोड़ा और टाइम दे दूं। ठीक है, एक दिन में कितना सा वेट गेन कर लेगा वो। तो ये इस तरह से वो वाइजली आपने उसको चेंज करना है सिनेरियोज को। अब टेक्निक्स आप पढ़ चुके हैं, आप अपने
सिचुएशन के थ्रू आप उसको कहेंगे कि आपने कैसे चेंज करना। तो ये माइंडफुलनेस की एक एक टेक्निक, एक एक चीज को जो है वो इसी तरह से आपने ये पढ़ना है। आप इसको पढ़ें, ये जितना भी मैनुअल है इसके अंदर वही सारी चीजें आपको बताई गई है। वहां पे कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ओके मैम। के लिए एक वीक ले लें बेशक, आप इसको प्रिंट आउट करा सकती हैं वैसे पढ़ सकती हैं। ये प्योर माइंडफुलनेस पे है, और जो आपने करना है उस रिलेटेड है स्टार्ट वाली चीजें खास तौर पे। ये आगे उसके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब वो आपके केसेस से हो सकता है रिलेटेड ना हो, तो आप उसमें बेशक मत जाइएगा। आप सिर्फ उतना ही कर लें जितना माइंडफुलनेस से रिलेटेड है, बिकॉज आपका माइंडफुलनेस पे ज्यादा काम है और हमें सिर्फ चाहिए भी वही। इससे आगे तो ये हमने खुद भी नहीं पढ़ी कि ये इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, बिकॉज वो हमारे काम की नहीं है। तो ओके मैम। एंड मैम आपने कहा था कि एक पार्ट है इसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट करना है, मैम वो कौन सा पार्ट था? माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का? ओके मैम। और मैंने ये जितने भी टेबल इसके अंदर हमने पढ़े हैं ना माइंडफुलनेस के, ये सारे माइंडफुलनेस के टेबल थे ना, उसके एक एक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग थी। ये सारी यस चीजें तो हम मैम। पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो यस मैम। टेबल आ रहा था, अभी मैं टेबल दिखाती हूँ आपको। ये वाला कोई भी टेबल है, ये वाला, ये यस चीज मैम। को समझ नहीं आ रही ऊपर वाली, इसको आप उर्दू में लिख सकते हैं। अब ओके मैम। जजमेंट हैपन, अब आप पूछते हैं, आप उसको उर्दू में ऊपर लिख के देती हैं इस साइड से कि ऐसा क्या हुआ था, ठीक है, ठीक। मतलब इमोशन से रिलेटेड है, जिसके बाद आपको बुरा महसूस हुआ, या उसके अंदर स्लैश डाल के आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुस्सा आया, ये हुआ वो हुआ, कहाँ पे हुआ था, वेयर इट हैपेंड, सिचुएशन दैट लेड टू जजमेंट। वो मतलब कि आप उस एक्सपीरियंस पूछ सकती हैं कि ऐसा वाकया, यानी कि जो उस वक्त हुआ था, आपने उस क्या किया उसके बाद। अब एट होम का मतलब है कि घर पे हो गया, और क्या जजमेंट आई, आपने क्या सोचा, सिचुएशन दैट लेड टू जजमेंट, आपने क्या सोचा, ओके। ये उसने सोचा है, ये आई couldn't get आउट ऑफ इट। अब आप ये देखते हैं कि क्या वो आपके लिए अच्छी थी या बुरी थी, तो वो फिर आपको कहता है कि नहीं मेरे लिए बुरी थी। ये उसको समझ नहीं आएगी, इन केस ये चीज उसको समझ नहीं आती, आपको अपना क्लाइंट देख के पता लग जाता है। तो ये चीज जो है ना, किसी भी चीज के अंदर, किसी डीटीआर है, एनालॉग स्केल है, ये आप उससे करा रही हैं, टेबल कराती हैं, कुछ भी एक्टिविटी करवा रही हैं आप, ये चीज आप उससे को उर्दू में करके देंगी, ये वाली, सही है। ओके मैम। और उसके बाद फिर वो ये अपने सारे रिस्पॉन्सेज भी उर्दू में देगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपको इस तरह से वैलिड इंग्लिश में लिख के देगा, या कुछ लोग नहीं भी लिख सकते। ये आपने उर्दू में ओके। ट्रांसलेट करना है। आपने माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, जिस तरह से आपने माइंडफुलनेस करवानी है, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। वो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ, उसके साथ ये मैनुअल शेयर करूंगी। उसके बाद जिस तरह से हमने एक्सेप्ट पढ़ा था, इसी तरह से माइंडफुलनेस वैलिडेशन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर दो तीन चीजें और आती हैं, जिसको हम रेवन बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, लाइक इस तरह की एब्रीविएशन है। ये ऑलरेडी हम ओके। पढ़ चुके हुए हैं, ये तो मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक रेवन में आप देखें, रेवन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट कामली, सुकून से। कॉन्फ्लिक्ट है आपका किसी के साथ, आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आर का मतलब है रिलैक्स, ए का मतलब है अवॉइड, आपने अवॉइड किया। वी का मतलब ओके। है वैलिडेट किया, यानी कि आपने स्पेस दे दी अगले बंदे को। ई का मतलब है एग्जामिन योर वैल्यूज, आप कहते हैं कि ठीक है उस बंदे ने तो ये कर लिया लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। एंड न्यूट्रल वॉइस, ये न्यूट्रल वॉइस थी आपके माइंड की तरफ से, यानी कि वाइज माइंड था आपका, ठीक है। मतलब ठीक है, समटाइम आप लेट गो कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को, और अपने इन सारे रिएक्शन से बचने के लिए। इसी तरह से सॉफ्ट है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, ये भी मैं आपको भेज दूंगी इनकी वर्कशीट्स, इसको आपने करना है, ठीक है। ओके। रेवन है, सॉफ्ट है, और दो तीन और भी हैं, एक्सेप्ट की ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये अब ये आपका ये टास्क है, आपने इस बुक को पढ़ना है सिर्फ माइंडफुलनेस की टेक्निक्स तक, और ये जो सारे टेबल्स हैं, व्हाट टू डू, इसको पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। बाकी जो भी ओके। वर्कशीट्स, जो भी चीजें इससे रिलेटेड है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। होप सो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा डीपीटी का। ओके मैम। ऑलराइट, यहाँ तक कुछ ना हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा नहीं मैम। एक, अभी मैं, ये नजर आ रहा है आपको? यस मैम।
हाँ, ये देखें, ये एक्सेप्ट की एक्टिविटीज ये हम कर चुके थे, ये मैंने आपको फर्स्ट पे कराया था कि किस तरह से, तो वो जो रेवन और सॉफ्ट है वो भी इसी तरह से है। ये सारी स्किल्स है, किस तरह से आप यस चीजें मैम। करते हैं, किस तरह से नहीं करते। और ये स्टेप बाय स्टेप इसकी गाइड है कि आपने बिहेवियरल चेन एनालिसिस कैसे बनाना है। चेन एनालिसिस की एक्टिविटी आप कर चुकी हुई है, आप इसको पढ़ेंगी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके मैम। तो ये आपके लिए अभी टास्क है, ये तो बिल्कुल छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके। और बाकी मैनुअल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और जो डिफरेंट इसके अंदर वर्कशीट्स हैं वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर मैं आज नहीं कर सकी तो मैं कल करूंगी, बिकॉज अभी मुझे जरा डॉक्टर के पास भी जाना है, और मेरी तबीयत जरा ओके। काफी डाउन हुई है। तो ओके।